हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द रेडियोलॉजी ड्रीम्स। जैसा कि आपको पता ही है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे चल रहा था, जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद एटम या टारगेट मान लो आप, जो टारगेट के साथ इंटरेक्शन था इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उनमें से 4 प्रोसेस थी उनके अंदर। एक्साइटेशन, ठीक है, आयनाइजेशन और आयनाइजेशन इनर सेल, आउटर सेल और ब्रह्म चालक अक्षर, ये 4 प्रोसेस थी। इनमें से हमने एक्साइटेशन और आयनाइजेशन आउटर सेल और ये 2 कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आयनाइजेशन इन द इनर सेल हम देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं आयनाइजेशन इनर सेल क्या होता है। आयनाइजेशन इनर सेल होती है, इसको हम ब्रह्म कैरेक्टरिस्टिक अक्षरे बोलते हैं। ये होते हैं प्रोसेस, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक अक्षरे बनती है। एक अक्षरे का नाम है कैरेक्टरिस्टिक अक्षरे, ये बनती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है वो हम देखेंगे इस प्रोसेस के अंदर। क्या आयनाइजेशन होता है इनर सेल में, वो क्या होता है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक अक्षरे बनती है वो कैसे बनती है। आइए गाइज देखिए मेरे साथ। टारगेट के अंदर एक टंगस्टन का आइटम लेते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, पहले से लेते आ रहे हैं बार बार। 2 प्रोसेस के अंदर हमने ये लिया था। ये टंगस्टन एटम की के सेल है, ये एल सेल है, उसके बाद एम सेल है। तो क्या बोल सकते हो आप, के सेल, पेन दूसरा ले लेते हैं, के सेल, एल सेल और एम सेल, ये सेल्स हैं। ओके गाइज, अब आपको बताता हूँ। आपको पता है इन सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए अभी। अब देखो वही प्रोसेस हम देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जाके इंटरेक्ट करता है टारगेट के साथ में, उस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से नाम होते हैं आपने देख लिया होगा। पहला सोर्स इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और होता है, ठीक, सोर्स, फ्री, प्राइमरी और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही नाम है सारों का। ठीक है गाइस, अब इसमें होता है क्या है कि जो आयनाइजेशन इनर सेल, इनर सेल का मतलब जो अंदर की सेल होती है, अंदर की सेल का मतलब या तो के सेल या फिर एल सेल। तो इनर सेल तो मेनली के ही होती है, ठीक है, लेकिन कई केसों में क्या होती है, एल सेल के साथ भी एक्सरे प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो नॉर्मल रेंज होती है, कम से कम रेंज की एक्सरे प्रोडक्शन होता है उसमें। ठीक है, वो कितने की होती है हम देखेंगे कि किस प्रकार से, किस पावर की एक्सरे बनेगी और कौन सी एक्सरे बनेगी। आइए, तो इनर सेल, अभी हम के सेल को ले लेते हैं और के सेल के साथ इसका इंटरेक्शन करवाते हैं, यानी टक्कर करवाते हैं भाई। एक ही साथ दिखा दिया मैंने। अब देखो आप मेरे साथ कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहाँ, जाएगा भाई, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराया। क्या करा, यहाँ जाके टकराया, टकराया भाई, इंटरेक्ट करा इसके साथ। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है आप बताएंगे, पहले पता तो बताना। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी जाएगा, इसको देगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वो नियम करता है, लागू होता है, एनर्जी कन्वर्जेशन का नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, पढ़े होंगे आप, एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा। इस वजह से क्या होगा, इसके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जाके टकराया वो खुद भी क्या करेगा, यहाँ से
बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई सा इलेक्ट्रॉन रहा गया? यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रहा गया? नहीं रहा ना। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन क्या बोल, इस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, खाली होगी वैकेंसी। इस वजह से इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गए, जो बाहर निकला, उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? आयनाइजेशन बोल दिया। और इनर सेल के साथ हो रहा था, इस वजह से आयनाइजेशन इनर सेल बोल दिया। इतना तो हो गया, लेकिन इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनती है। वो कैसे बनती है? वो आइए देखते हैं कैसे बनती है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैकेंसी। आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बना देंगे हम? एक वैकेंसी बना देंगे। देखो, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी एक खाली जगह बन गई। यहाँ पे दिख गई आपको खाली जगह। अब क्या होता है कि जो आउटर सेल्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना साइड में, तो ये आउटर सेल है। तो के सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्स के, वो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं एक दूसरे से, और एक ही जगह मतलब मूवमेंट करते रहते हैं अपनी सेल के अंदर। ठीक है ना, चारों ओर घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर। अब वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक फोर्स होता है। ठीक है ना, उस वजह से ये घूमते रहते हैं। तो वो कितना होता है? ठीक है, वो फोर्स कितना होता है? तो आपको बता दूं कि जो के सेल होती है, उसके लिए जो एनर्जी होती है ना, न्यूक्लियस की एनर्जी के सेल को बांधने के लिए, वो होती है लगभग 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रखना आप, कितनी होती है? कितनी होती है? 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एल सेल होती है, उसके लिए कितनी होती है? लगभग 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग इतनी होती है एल सेल के लिए। अब देखो कि जो के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी एनर्जी के साथ न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। कितनी? 69.5। कहने का मतलब, अगर आप इससे ज़्यादा एनर्जी दोगे ना, तब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। समझ गए आप? मतलब इतनी से एनर्जी ज़्यादा दोगे ना, तब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। समझ गए ना? अब आगे देखो, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब क्या होगा कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, वो तो भाई अंदर आने की सोचेंगे ना। भाई फोर्स है, वो जो अंदर का फोर्स है, न्यूक्लियस फोर्स है, उसको अंदर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक जगह खाली हो गई है ना, तो वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन, वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या आएंगे? अंदर आएंगे। ठीक है ना, अंदर आएंगे, यानी अधिक से कम की ओर सांद्रता। वो पढ़ा होगा आपने, ज़्यादा से कम की ओर या कम से ज़्यादा की ओर, जिसको आप संक्रमण बोलते हो हिंदी में, संक्रमण, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ट्रांजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को वैकेंसी को बढ़ना, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा वैकेंसी को बढ़ने का कहलाता है ट्रांजिशन या फिर संक्रमण कहलाता है। ये याद रखना। तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? इस वैकेंसी को फिल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को बढ़ तो देगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी, वो तो कम हो गई ना। अब भाई मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? एल सेल इलेक्ट्रॉन के पास 10, और जो के की कितनी है? 69.5। तो 69.5 उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और 10.5 की एनर्जी है एल सेल की इलेक्ट्रॉन की, जो आ रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा इसके अंदर, तो यहाँ से क्या होगी? एक एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एक एनर्जी रिलीज होगी। देखो, इसको क्या बोलते हैं? लगभग 1% एक्सरे और 99% हीट, ये यहाँ से निकलेगी। अब वो कितनी पावर की एक्सरे होगी वो बताता हूँ। कि के सेल की एनर्जी थी कितनी? 69.5, और एल सेल से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया। तो देखो, आपने पढ़ा होगा एच म्यू, जो प्लांक कांस्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी का, है ना। एच म्यू बराबर क्या होता है? एनर्जी ऑफ के सेल की माइनस एनर्जी एल सेल की। तो के सेल की एनर्जी कितनी है? 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर से माइनस कर देंगे 10.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी बची? 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतनी पावर की हमें क्या मिल जाएगी? अक्सरे मिलेगी। जो अक्सरे, जो हमें 1% अक्सरे मिली है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता। आगे देखो और दिखाता हूँ आँखों, आगे पेज दिखाता हूँ क्या होता है। यदि इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन एल सेल से के सेल में जाता है, ठीक है, तो इस ट्रांजिशन को कौन सा ट्रांजिशन बोलते हैं? के अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के अल्फा। और यदि इलेक्ट्रॉन एम सेल से के सेल में जाता है तब क्या बोलते हैं इसको? के बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो के बीटा, के अल्फा अक्सर या फिर ट्रांजिशन बोल दो आप, ये भी अक्सर या फिर ट्रांजिशन, आपकी मर्जी है जो बोलो। आपको एनर्जी समझ में भी आ गई कि किस प्रकार एनर्जी कितनी रेंज की होती है। दूसरी बात, जो कैरेक्टरिस्टिक अक्सर होती है वो कौन सी होती है? अनकंटिन्यूस होती है। अनकंटिन्यूस या डिस्क्रीट, ये दोनों नाम होते हैं। कहने का मतलब अलग अलग होती है भाई, एक रेंज की नहीं मिलती है हमें। जो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ अलग अलग किस पर मिलती है भाई? कोई इलेक्ट्रॉन तो मान लो एल से एल से के में आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन एम से एल में आ गया, तो अलग अलग रेंज की हो सकती है, मतलब एक समान लगभग नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा इसकी रेंज के अंदर। समझ गई? जो कैरेक्टरिस्टिक अक्सरे होती है, के कैरेक्टरिस्टिक अक्सरे, वो ओनली जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक अक्सरे ही ओनली इम्पोर्टेंट होती है, स्टिक अक्सरे ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अक्सरे इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। और कौन कौन सी चीज़ रह गई? अगर कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मुझे बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मेरी तरफ से इसमें के कैरेक्टरिस्टिक्स ने जो हमने पढ़ा है आयनाइजेशन इनर सेल, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और दूसरा और देख लेते हैं आगे, कौन सा? आइए, आइए देखिए मेरे साथ। चार नंबर की प्रोसेस थी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियर फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी रेडिएशन बनती है भाई? ब्रैम स्ट्राहलंग, कौन सी होती है? ब्रैम स्ट्राहलंग अक्फ्रे। इसका दूसरा नाम भी है, कौन सा? ब्रेकिंग रेडिएशन। ओके गाइज, आपको बताता हूँ न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, देखो मज़ा आएगा। ये तो भाई न्यूक्लियस बना दिया, अब थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि क्या क्या आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर फील्ड के साथ आप इंटरेक्शन कराओगे ना, इस वजह से। ये कौन सी सेल है? के सेल है। एल सेल ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, हम तो न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्शन करें, सेल के साथ तो इंटरेक्शन करवाएंगे ही नहीं ना। इस वजह से क्या करा मैंने? ओनली न्यूक्लियस एरिया को ही बड़ा दिखाया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन में दिखाता हूँ प्रोसेस, 2 3
ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन गुजारूंगा कहाँ से, न्यूक्लियर फील्ड से, कि एक इलेक्ट्रॉन तो गया कहाँ पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराया, ठीक है। टकराने से क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज करेगा अपनी, कर दी एनर्जी रिलीज, 1 नंबर। दूसरा गया, वो न्यूक्लियर एरिया से थोड़ा दूर जाएगा, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। न्यूक्लियर फील्ड मतलब न्यूक्लियस है उससे थोड़ा दूर से गया, अब यहाँ गया न्यूक्लियस के पास गया, तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फील्ड की एनर्जी है, इस वजह से ये क्या करेगा, अपना जो वे है, पथ है, वो चेंज कर देगा, यानी एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से ये अपना मार्ग डिफ्लेक्ट कर लेगा, किधर गया, मतलब इधर चला जाएगा, ठीक है। और जाने से जो एनर्जी का लॉस होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 2 नंबर, इलेक्ट्रॉन का ये जो भी हो जाएगा दूर जाएगा, इनको टारगेट से सीधा न्यूक्लियस के साथ ही टकरा गया। दूसरा जो 3 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो थोड़ा और दूर से निकलेगा, मान लो यहाँ से निकल गया। दूसरा पेन ले लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ से गया, थोड़ी देर में क्या होगा, इसका भी डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा सीधा गुजर जाएगा भाई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, मामूली से, ज़्यादा नहीं होगा इसमें, और ये भी अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। क्या होगा कि जो 1 नंबर एक्सरे की जो एनर्जी थी, ठीक है, जो 1 नंबर था वो क्या होगा, अब बताता हूँ आपको, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 1 नंबर जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियर फील्ड के साथ टकराया और एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, वो किस के रूप में निकलेगी, ब्रह्मस्थालन एक्सरे के रूप में एनर्जी बाहर आएगी, ठीक है। ये आ गई। दूसरी, थोड़ा सा न्यूक्लियर फील्ड से थोड़ा दूर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन अपनी लॉस जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से क्या होगा, ये भी ब्रह्मस्थालन एक्सरे रिलीज करेगा। लेकिन जो एनर्जी न्यूक्लियस के जितने पास होगी ना, उतनी ही पावर की ज़्यादा ब्रह्मस्थालन होगी। जो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के पास से निकलेगा, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी एक्सरे की, ठीक है ना। तो 1 नंबर था, उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। 2 नंबर था, उसकी क्या होगी, मॉडरेट मान लो, मीडियम होगी मतलब। 3 नंबर था, इसकी क्या होगी, मिनिमम, ओके। मतलब जितना दूर न्यूक्लियर फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी एक्सरे की जो रेंज है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ये था ब्रह्मस्थालन एक्सरे, ठीक है गाइस। अब आपको एक बार थ्योरी के हिसाब से बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा क्लोज से निकलेगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पार्टिकल है, और जब वो पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो क्या होगा, डिसलरेट होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस फोर्स है वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इससे क्या होगा, वो डिसलरेट होगा। और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अपनी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेंगे, ठीक है। और लॉस करने से क्या होगा, अक्सरे फोटोन बनेंगे, ठीक है। और जो अक्सरे फोटोन बनेंगे, उस अक्सरे फोटोन का हम क्या नाम देते हैं, ब्रह्मस्थालन अक्सरे बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, ब्रह्मस्थालन या फिर ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है गाइस। ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम और है, ध्यान रखना भाई, बताया नहीं। जो रेडिएशन थी कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक से, उसको अनकंटिन्यूस बोल रहे थे, और इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, क्योंकि ये लगभग एक ही रेंज की होती है, लगभग, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि उसमें अगर के से एल और एल का डिफरेंस निकालना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसकी रेंज कम हो जाती है एक्सरे की, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, ओके।
अब क्या होता है, जो इमिटेड अक्सरे फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उस पर डिपेंड करती है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितने पास से या कितने नज़दीक से गुजरा। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और बहुत ज़्यादा दूर से गुजरता है, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा दूर से गुजरता है, तो कूलम्ब फोर्स है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका जो फोर्स है कूलम्ब फोर्स बोलते हैं या अट्रैक्शन फोर्स बोलो, वो क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है। इस वजह से जो अक्सरे फोटोन जो बनते हैं उनकी जो एनर्जी होगी वो कम रेंज की बनने की होगी। ठीक है। और वो जितना ज़्यादा पास से गुजरेंगे उतनी ज़्यादा हाई रेडिएशन बनेगी। ठीक है गाइज। जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे था वो इतना ही होता है। इसमें ये 4 प्रोसेस होती हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में बोलें आप, मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं भी आपसे कुछ चाहता हूँ कि जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, गाइज, और लाइक्स करें ताकि मैं और भी वीडियो डालता रहूं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं अगस्त के लास्ट वीक में। ठीक है। तो जितने ज़्यादा अच्छा जो वीडियोस जाएंगे, उनके व्यूज़ आएंगे, अगर लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियोज़ डालता रहूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।